आज के सम्मेलन को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और बहुत ज़रूरी वक्त पर हो रही इस सभा के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ और अपनी सहभागिता को यहाँ संभव बना पाया, उसके लिए अखिलेंद्र जी और AIPFR के सभी साथियों को धन्यवाद के साथ मैं एक फिलिस्तीन पर आने के पहले मैं 6-7 साल पहले चीन भी गया था। तो AI की चूंकि बात करी तो मैं केवल एक छोटा सा आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हमको AI न्यूक्लियर प्लांट चाइना का और उनकी जो मेट्रो ट्रेन अनमैन्ड ट्रेन जो यहाँ दिल्ली में भी मेट्रो चलती है अनमैन्ड, लेकिन उनकी चलती है 3 एक के ऊपर एक 3 मंजिल पर मेट्रो चलती है उनकी। तो वो सब चीज़ें भी दिखाई थी, खेती बाड़ी, गरीब इलाके, हमारे यहाँ के आदिवासी इलाकों जैसे इलाके जिसमें उन्होंने तब्दीलियाँ लाई। तो जो एक रोबोट और जो AI फैक्ट्री थी उनकी वहाँ पर भी ले गए थे और वहाँ पर मैंने ये सवाल किया था कि चीन जैसी जगह पर जहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, आप रोबोट को और अगर AI के ज़रिए करेंगे तो वो लोगों के एम्प्लॉयमेंट नहीं छीन लेगा क्या? तो मुझे जो जवाब दिया था वो अप्रत्याशित था और मेरे लिए सीखने वाला था और मैं सोचता हूँ कि वो सीख मुझे आज शायद इस मौके पर आपके साथ साझा करनी चाहिए। और मुझे जवाब दिया था कि आप ये क्यों चाहते हैं कि हजारों फीट ऊपर चढ़ कर के एक नट बोल्ट कसने के लिए या एक तार जो टूट गया है उसे जोड़ने के लिए एक इंसान जाए, वो ऊपर से गिर के मर जाए और फिर उसके परिवार को दुख हो और इस तरह की चीजें हो, उसको जब जाकर के एक रोबोट कर सकता है तो क्यों ना ऐसे काम रोबोट ही करे। या इस तरह के दूसरे काम जो उन्होंने बताया कि ये इस तरह का होटल है जिसमें रोबोट खाना सर्व करेगा और बर्तन साफ करेगा, ऐसे रोबोट उन्होंने दिखाए थे जो तब निर्माणाधीन थे। और मैंने उनसे यही सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि दूसरे का जूठन उठाने का काम करना या जिसके खुद के पेट में खाना जाने की भूख लगी हुई है वो दूसरों को खाना खिलाने के लिए लगा हुआ है, ऐसे कामों को जिसको कि हम सेकेंडरी मानते हैं और ह्यूमंस के लिए हम अवॉइड कर सकें तो बेहतर होगा। ऐसे कामों की उन्होंने सूची बना करके उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पर ऐसे रोबोट्स तैयार करने की तैयारी की हुई थी। तो ये मुझे एक नई सोच लगी थी और जो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर सोच भी थी। फिलिस्तीन के बारे में भी बात करने के लिए मैं केवल ये सोचता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं वैसा देश नहीं होना चाहिए जैसा RSS या भाजपा चाहते हैं, तो मैं जब आज से 25 साल पहले जब मूवमेंट में दाखिल हो रहा था तो तब मैं ये सवाल पूछता था कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। राम राज्य वो कह रहे हैं और वहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं तो हो जाने तो वैसा, लेकिन वो वैसा नहीं है। ये धीरे धीरे 25-30 साल में समझ में आया। और उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जैसी दुनिया बन रही है वैसी क्यों नहीं होनी चाहिए, हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की खोज क्यों कर रहे हैं। जया जी, सत्येंद्र जी और तमाम लोग दुनिया में, शुक्ला जी, वो सब लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि ये जो निजाम है ये बदले और एक नए किस्म का निजाम बने। तो वो समझ मेरे भीतर हासिल हुई फिलिस्तीन जाकर के, जहां से मैं 17 दिन पहले लौट करके आया, कि अगर वैसा अंतरराष्ट्रीय समाज दुनिया नहीं बनेगी जैसी ये लोग चाह रहे हैं या वैसी ही चलती रहेगी जैसी जारी है, तो दुनिया भविष्य में फिलिस्तीन बन जाएगी, जहां इंसान इंसान के बीच गैर बराबरी के और अपार्थाइड के, नस्ल भेद के इतनी चीजें तजवीज की जाएंगी जो हमारी सोच से बाहर। हमने नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़ी है, हमने गांधी जी की कहानी पढ़ी है, उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में कैसा सलूक होता था, हमने रंग भेद और ये सब चीज़ों के संघर्ष पढ़े। लेकिन मैं जब तक, और मैं 20 साल से फिलिस्तीन पर बोलता आ रहा हूँ,
भाषण देता हूँ और आप सबके साथ नारे लगाता हूँ, जुलूसों में शामिल होता हूँ, लेकिन नस्ल भेद होता क्या है, और ये उससे भी ज्यादा भयंकर है जो जर्मनी में किया हिटलर ने यहूदियों के साथ, और यहूदीवाद के नाम पर जो अब किया जा रहा है फलस्तीनियों के साथ। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि वहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार होता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। यानी आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते, आपको अलग रंग का कार्ड दिया हुआ है, आपको पुलिस कहीं भी रोक सकती है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कई शहरों में और कई सूबों में जहाँ पर के मुस्लिम विरोधी घृणा को इतना ज़्यादा फैला दिया गया है राज्य के द्वारा प्रायोजित करते हुए, मीडिया के द्वारा प्रायोजित करते हुए, कि वहाँ अगर आपका नाम मुसलमान है तो आपको मकान मिलना, आपको दुकान मिलना, आपको रास्ता पार करना या एक साधारण से चालान पर आपको बड़े संकट में फंसा देना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये लगभग हर फलस्तीनी के साथ में होता है और ये ऐसा होता है। ये केवल कर्फ्यू के दिनों की बात नहीं होती है, ये केवल 5 साल की भी बात नहीं है, ये दशकों की बात है और लगभग अब पूरी शताब्दी होती है। और इसलिए ये मैं ये भी आप लोगों को बता दूं ताकि गलतफहमी ना रहे कि फलस्तीन फिलहाल जो है वो 2 इलाकों में बटा हुआ है, एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा है। गाजा है जहां जो आज सुर्खियों में है फलस्तीन जिस वजह से, वो गाजा है, क्योंकि वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बम से मर रहे हैं, लोग मौत से मर रहे हैं, लोग जीने से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, लोग पानी ना मिलने से मर रहे हैं, दवाइयाँ ना मिलने से मर रहे हैं, और लोग जी रहे हैं। यानी 2 साल का बच्चा 80 टांके बिना उसको क्या बोलते हैं, सुन्न करने वाले को, बिना एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के 80 टांके 2 साल के बच्चे लगवा करके जिंदा है। और औरतें अगर बच्चों को जन्म दे रही हैं बिना एनेस्थीसिया के, वो बच्चों को जन्म दे रही हैं और बच्चे जी रहे हैं, भूख में प्यास में जी रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि फिलिस्तीन शायद आज की तारीख में प्रतिरोध का, संघर्ष का, इंसान के हौसले का और इंसान की आजादी का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम। मैंने छोटे बच्चों को देखा वहां पर 4 साल 5 साल के, जो फलस्तीना चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, और जिन्होंने उस कॉलोनाइजेशन को, जो कि सेटलर कॉलोनाइजेशन है, जिस उपनिवेशवाद की जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ किया, उससे अलग किस्म का उपनिवेशवाद है वो। हमारे यहाँ उपनिवेशवाद जो था उसमें वो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से लूट करके ले जाते थे, लेकिन वहां पर लोग वहीं उनके सिर पर बसा दिए गए हैं। और सेटलर कॉलोनियलिज्म आखिरकार ये करता है कि वो वहां की स्थानीय आबादी को एलिमिनेट कर देना चाहता है। वो तभी शांति से रह सकता है सेटलर कॉलोनियलिज्म यानी इजरायली लोग, जब फिलिस्तीन की पूरी आबादी वहां से पूरी तरह समाप्त हो जाए, और वो उस पूरी तरह समाप्त हो जाने को रोक करके रखे हुए हैं। तो मैं वेस्ट बैंक के इलाके में था, और जहां जाने पर एक, अगर आप पर्यटक की दृष्टि से गए हैं, आपको इतिहास की, राजनीति की कोई खास समझ नहीं है, तो आपको लगेगा कि जिंदगी यहाँ गुलजार है। बिल्कुल चमकदार स्किन वाले चेहरे और वाले युवा, स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और लिपस्टिक लगाए हुए हैं बच्चियां, और लड़के यूरोप और यूरोपियन और उस तरह के परिधान पहने हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां हैं, वो वहां पर उनने पूरे बाजार को भरा हुआ है। तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या तकलीफ क्या है कि यहाँ से 35 मील दूर गाजा है और वहां की आवाज यहाँ तक आती नहीं है। तो वो, लेकिन वैसा ही है कि मतलब लोग, फिर उन्होंने बताया, जब मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन किया तो वहाँ बताया उन्होंने कि जब दुख, तकलीफ अंतहीन सिलसिला बन जाता है,
तो वो एक शेर भी है ना, जहां दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो फिर आप कब तक चीजों को स्थगित रखेंगे? आप 100 साल से गुलाम बने हुए हैं, तो आप बच्चे पैदा करना नहीं छोड़ देंगे, आप शादी ब्याह करना नहीं छोड़ देंगे, आप हमेशा इसी डर में नहीं बने रहेंगे कि अभी हाल बम गिरेगा और मर जाएंगे। इसलिए आप सब कुछ करते हुए जीते हैं, आजादी की चाह के साथ जीते हैं और उस जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, ये सोच करके कि जिंदगी जीना ही अपने आप में इन सेटलर कॉलोनियलिस्ट रिजीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा जमाना है। इसलिए जो लोग छोड़ करके नहीं गए, जो डटे हुए हैं, जिनको मौके थे और जो छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, उनका वहां होना बहुत बड़ी हौसले की बात है और उसको हम सबके सैल्यूट की जरूरत है। फिलिस्तीन आज जिस हालत में है, अगर उस हालत में रहेगा तो ये इंसानियत के लिए, हम सबके ज़मीर के लिए एक बदनुमा दाग। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसके 1 महीने पहले ही मैं मणिपुर से लौटा और मुझे ये देख करके बहुत तकलीफ हुई कि जैसा फिलिस्तीनियों के साथ वहां होता है, स्केल बहुत कम है, लेकिन हमारे देश में दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, ईसाइयों के साथ में, औरतों के साथ में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में कई जगहों पर ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं जहां जुल्म की लगभग वैसी ही कहानियां मौजूद हैं, बस स्केल का फर्क है। तो ये है कि फिलिस्तीन के मैं तजुर्बे कभी आपको तस्वीरों के साथ में मौका मिलेगा तो बहुत विस्तार से बताऊंगा। उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर के बात करूंगा। उनकी हर चीज में अगर आप वो कूफिये देखेंगे जो यासिर अराफात के सिर पर मौजूद रहता था हमेशा, या अभी भी एक तरह से वो जो स्कार्फ कंधे पर डालते हैं, कूफिये बोलते हैं उसे, उसमें देखेंगे तो उस पर जैतून की पत्तियां बनी होती हैं। जैतून उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कल्चरल सिंबल भी है, रेजिस्टेंस का भी सिंबल है। छोटे से देश में जहां पर कि एग्रीकल्चर का 20% से ज्यादा हिस्सा जैतून पर निर्भर करता है, वहां लगभग 2 करोड़ पेड़ थे जैतून के, और जैतून के पेड़ सैकड़ों साल पुराने होते हैं। एक पेड़ जैतून का जो होता है वो 50-50 हजार डॉलर की कीमत रखता है, क्योंकि उससे सैकड़ों साल तक फसल लेते रहते हैं। वो जैतून के 1 करोड़ के करीब पेड़ इजराइल ने काट दिए हैं, जला दिए हैं। वहां पर सेटलर दूसरी जगहों से, विदेशों से ला करके लोगों को बसाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जगहों पर कब्जा, मैं किसानों से मिला वहां पर, तो उन्होंने बताया कि हम जो पूरे साल फसल लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में अब हम जैतून की फसल लेंगे, उस वक्त में आकर के इजरायली सेटलर्स पूरे जैतून के पेड़ों को कभी कभी काट डालते हैं, या हमारी काटी हुई फसल उठा करके ले जाते हैं। दुनम वहां बोलते हैं, इकाई जो है, जैसे हमारे यहाँ एकड़ बीघा है वैसे दुनम रहता है। तो 50-50 दुनम यानी 100 दुनम, 50-50 एकड़ के बराबर की जमीन की फसल वहां पर से उठा करके, चोरी करके, डाका डाल करके ले जाते हैं, और उसके खिलाफ उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। और ये जो फलस्तीनी हैं जो मेहनत करके उगाते हैं, ये इनके लिए कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जहां से ये उम्मीद, कोर्ट तो है लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां से इंसाफ उनको कभी हासिल होगा। तो वहां के किसानों के हालात, वहां मैं जब इधर गया था मणिपुर के इलाके में, तब मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ नुचे हुए हैं, इस तरह से जैसे इंसान का मांस नोच डालते हैं तो फिर वो लाल हिस्सा मांस का उभर आता है। ऐसे पहाड़ नुचे हुए मुझे मिले उस पूरे इलाके में, और अडानी अंबानी के और लद्दाख के इलाके में भी ऐसे ही जगह जगह ट्रेन्स चल रही हैं अडानी के नाम की, और वो नोचते जा रहे हैं जैसे कोई आदमखोर आकर के नोच रहा हो पूरे प्रकृति को। ठीक वैसे ही फलस्तीन के अंदर माइनिंग इस कदर से की जा रही है, वहां का पूरा जो सैकड़ों वर्षों, हजारों साल पुराना चूना पत्थर का वो था, उससे पूरे एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल के लोग। वो उनका फिलिस्तीन की लूट का हिस्सा है। और लूट का जो सबसे बर्बर मैंने हिस्सा देखा वो था जॉर्डन वैली के अंदर, जहां पर कि नोमैड्स जो बेदुइन कहे जाते हैं, जो अरबी घुमंतू चरवाहे होते हैं, क्योंकि उनके हजारों साल से वो रहते आए तो उनको पता होता है कि पानी यहाँ कहाँ है, भूगर्भीय जल।
वो इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा वाटर स्केर्सिटी वाले इलाकों में से एक है। और उन इलाकों पर बेदुइन से पता करके पानी के स्रोतों का इजराइल ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ताले बंद मोटर और करंट दौड़ा करके तारों के भीतर भागड़ लगा दी है और वहां से पानी निकाल करके जो हजारों साल में संचित हुआ होगा जमीन के नीचे, वो पानी निकाल करके तेल अवीव और हैफा और अपने इजरायली शहरों में सेटलर्स के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ पर इन लोगों को पानी से वंचित किया जा रहा है। ये पानी की लूट है। और अंतिम लूट का जो मैंने शायद सबसे बदनुमा तरीका देखा, वो मैं सोच नहीं सकता था और वो शेयर करना आपके साथ में, मतलब वो ये है कि ये अपना पूरा, जैसे ये 2 इलाके हैं और छोटा सा है, 300-350 किलोमीटर की लंबाई में खत्म हो जाता है। आप यहाँ से ग्वालियर तक जाओ या शिवपुरी झांसी तक जाओ तो उतने में देश खत्म हो जाता है। तो इसलिए पास पास में है शहर, तो यहीं पर इजरायली बसे हैं, अभी पहाड़ी पर फिलिस्तीनी शहर है और बीच में जो है वो वैली है। और उस यहाँ से इनका पूरा जो सीवेज है, जो पूरा इनका जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, मल है, जो इजरायलियों का है, वो पूरा का पूरा ये छोड़ते हैं फिलिस्तीनियों के इलाके में। यानी अपशिष्ट प्रबंधन भी खुद का नहीं करते, वो वहां पर इनके इलाके में डाल करके खत्म कर देते हैं और उनके जीवन को नर्क बनाते रहते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैंने देखी और मुझे लगता है कि शायद जैसे मैंने कहा कि फिलिस्तीन अगर साहस का प्रतीक है तो हम सब लोगों के लिए इस बात की जरूरत का भी प्रतीक है कि ऐसा जुल्म होते नहीं रहना देना चाहिए और दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंसानियत के नाते हम सबको उसके साथ खड़े होना चाहिए। और अगर अमेरिका और इजराइल की तरह का निजाम चलता रहेगा तो ये फिलिस्तीन सारी दुनिया को बनाना चाहते हैं और ऐसा नहीं होने